everyone. So we have with us Priyanka Bajpai. She is rank 8 in RGS Judicial Services, and she has been a comprehensive student, and she was part of JG1. And her journey is really inspiring, and she was very hardworking student. एंड हमेशा फीडबैक्स को बहुत ही सीरियसली लेती थी. एंड जब इसका मॉक इंटरव्यू हुआ था तो हमने फीडबैक में यही कहा था कि यू आर एन आइडियल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन. एंड शी वॉज वेरी थॉरो विथ हर नॉलेज इन लॉ. HR क्वेश्चंस के लिए भी बहुत अच्छे से आंसर करना, और अपने क्वेश्चंस ऐसा नहीं था कि कुछ पहले से सोच कर आई थी प्रियंका. तो वहीं पर इम्प्रॉम्प्टू उसके सारे आंसर्स दिए. उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा था कि वहाँ पर शी मेड दैट आंसर एंड शी वॉज वेरी फ्लुएंट विद देम. तो मतलब वो इंटरव्यू इतना फ्लॉलेस था. वो हमने कल यूट्यूब पे भी डाला, आप लोगों ने देखा होगा वो इंटरव्यू. एंड वी आर हैप्पी दैट शी इज हियर टुडे. थैंक यू फॉर ग्रेसिंग अस विथ योर प्रेजेंस एंड मेनी कांग्रेचुलेशन. तो अभी कैसा लग रहा है, मतलब उससे स्टार्ट करते हैं. So first of all, I would like to say I'm very grateful to Judiciary Gold team जिन्होंने मुझे invite किया है. And of course it is a proud moment and happy moment. All I can say is I'm so happy and proud to make my parents proud. So yeah, thank you to the team and the teachers who have guided me, because of whom I'm here now. So thank you so much. And starting with that, first of all, you want to give her token of appreciation. Chinmay and Palash, please. Thank you. Sorry, Father. तो प्रियंका, सबसे पहले तो जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा? What was your first reaction and result किसने देखा था? Honestly I will tell you, मतलब मुझे बिल्कुल भी expected नहीं था कि मेरा होगा कि नहीं. तो first of all I checked my result कि मतलब है कि नहीं नाम. Then only I मतलब disclosed it to my parents, and of course जैसे ही मैंने नाम देखा I shouted like कि मेरा नाम है, dad मैं बन गई जज. तो they were also happy, but my dad was like let me first check, have you checked it correctly or not. तो उन्होंने check किया and then सब बहुत खुश थे of course. So yeah, it was a very happy moment, all that I can say. Yeah. अच्छा, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला प्रियंका फॉर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, एंड व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? मतलब वो कौन से ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एंड कितना समय लगा, और क्या स्ट्रैटेजी थी, वेदर यू स्टार्टेड विथ प्रीलिम्स और यू स्टार्टेड विथ मेंस? तो वो पूरा जर्नी अगर आप बता सकते हो तो. Sure. So my inspiration was my grandfather. मेरे दादाजी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे. माई फादर इज़ एन एडवोकेट. सो हमारी पूरी फैमिली में लॉ था, तो उनको देख के ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी लॉ करना चाहिए. एंड देन जब से मैंने लॉ कॉलेज ज्वाइन किया था तब से ही ये था मेरे दिमाग में कि मुझे जुडिशरी ही करनी है. इवन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज आई यूज टू से कि मैं तो जज ही बनूंगी. कोई भी मुझसे पूछता था व्हाट यू विल डू आफ्टर कॉलेज, आई यूज टू से कि नहीं मुझे जज बनना है. देन प्रिपरेशन, जब मैं लॉ स्कूल में थी तभी मैं ऐसे नोट्स बनाने की कोशिश करती थी कि उसमें जितने भी डिटेल्स मैं डाल सकूँ उतनी मैं डालूँ, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स लॉ स्कूल में ज़्यादा नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं. वो ऐसा लगता है हमें कि एग्ज़ाम क्रैक कर लें, ख़त्म. तो मैं ये करती थी कि मोस्टली जितने भी टीचर्स हमें वहाँ पढ़ा रहे होते हैं तो उसी वक्त मैं नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करती थी. फिर उसके बाद क्योंकि लॉ स्कूल है तो आप इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो आफ्टर माई लॉ स्कूल आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. और क्योंकि मैं लीगल एड्स की स्टूडेंट थी, क्लैट की प्रिपरेशन मैंने यहीं से की है, तो मेरा यही था कि मैं जुडिशरी गोल्ड ही ज्वाइन करूँगी. जब ओपन हो चुका था तो आई स्टार्टेड विथ ऑनलाइन प्रिपरेशन और मैंने JG1 ज्वाइन किया एंड पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लिया.
पूरे लेक्चर्स अटेंड किए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे हिसाब से मैं ऑनलाइन प्रेप करूँगी तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बस उसमें एक ही प्रॉब्लम होती है कि आपको एक टाइम टेबल रखना होता है और उस पर स्टिक करना होता है। मोस्टली पीपल लैक वहीं करते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कि हम टाइम टेबल बनाते पर फॉलो नहीं कर पाते। तो उस चीज़ को मैंने मेंटेन किया एंड मैंने 1 साल पूरा प्रेप किया। तब तक कोई वैकेंसी भी नहीं थी लकीली, तो 1 साल मेरा पूरे नोट्स वगैरह प्रॉपर मैंने सारे सब्जेक्ट्स के बनाए हैं। एंड देन उसके बाद वैकेंसी आई छत्तीसगढ़ की एंड उसको मैंने अटेम्प्ट किया प्रीलिम्स, देन नहीं निकला। तो ऐसा ही लगा कि यार पता नहीं मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं। एंड वो कहते हैं ना, मल्टीपल फेलियर्स से आप सीखते हो। तो 2 बार मैंने छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स दिया, उसमें नहीं हुआ। देन माय मॉम डैड यूज्ड टू से कि अभी नहीं हो रहा है, क्या करना है, मतलब अभी कितना तुमने सोचा है, क्या तुम्हारी डेडलाइन है। तो आई यूज्ड टू से कि मुझे एमपी का तो फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से देना है मेरा, क्योंकि टारगेट स्टेट एमपी है। तो उसके लिए मैंने सोच रखा था कि मैं फ़र्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट एमपी का दूंगी अच्छे से। तो फिर हिम्मत बनाई और एमपी का दिया। एमपी का दिसंबर में लास्ट हुआ, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। बट अनफॉर्चुनेटली 1 मार्क से, कट ऑफ के 1 मार्क कम था मेरा मार्क। तो उसके बाद आई वॉज शैटर्ड, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं कर ही नहीं पाऊँगी अब तो। छत्तीसगढ़ भी नहीं हुआ, एमपी भी नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर लगा कि यार नहीं, एमपी का सोचा था, वेट करते हैं, 1 अटेम्प्ट और देते हैं। तो फिर आई वेटेड एंड देन फिर राजस्थान का आ गया, तो उसके लिए प्रिपेयर किया। तो तब तक मेरे रिकॉर्डेड सब कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने अपने ही नोट से प्रिपेयर किया। फिर प्रीलिम्स आया तो सिर्फ प्रीलिम्स सेंट्रिक पढ़ाई की। तो दिस वाज द स्ट्रैटेजी कि प्रीलिम्स मतलब पहले अपने कम्प्रीहेंसिव नोट्स बना लीजिए, तो कि ताकि आपको कभी भी उसको रिफ़र करना है तो आप जाके देख सकते हैं। तो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी। एंड देन प्रीलिम्स आया तो एक सिंगल्स की बुक आती है जिसमें पॉइंटर्स होते हैं, तो फिर मैंने उस बुक से प्रीलिम्स प्रिपेयर किया। प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस में गई और मेंस के लिए जो सिर्फ मेरे नोट्स थे उसको प्रिपेयर किया एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो दैट्स व्हाट। सो प्रियंका, जनरली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि हाउ वी शुड प्लान अ डे। हमारा दिन कैसा होना चाहिए, हमें कितना पढ़ना है, और अगर हमारा एग्ज़ाम अभी कमिंग 8 या 9 मंथ्स में है तो पूरे दिन का हमारा स्केड्यूल कैसा होना चाहिए। तो व्हाट वाज योर स्केड्यूल एंड इफ़ एनी टिप्स यू कैन गिव देम। तो मैंने एक मेजर सब्जेक्ट एंड एक माइनर सब्जेक्ट लिया। तो जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं, जब हमारे पास कुछ भी हमारे नोट्स वगैरह नहीं है, तो एक मेजर एक माइनर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए, उसके नोट्स प्रॉपर बनाए। एक ये जो कॉम्बो होता है, ये मैं 1 वीक तक करती थी उस सब्जेक्ट को, एंड देन फिर स्विच करती थी दूसरे सब्जेक्ट। और जब मैंने स्विच किया तो मैं जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज़ करती थी। तो आपका ये साइकिल चलते रहना चाहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता। तो आई थिंक तभी हो सकता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स के टच में रहेंगे। तो दिस वाज द थिंग। एंड हाउ यू प्रिपेयर फॉर आंसर राइटिंग, क्योंकि स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप MPCJ के लिए जाओ या फिर आप RJS के लिए जाओ। तो RJS एंड MPCJ इज़ वेरी बेरिक सेंट्रिक, तो वहाँ पर आपका कीवर्ड्स पे कमांड बहुत होना चाहिए। तो आंसर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस करी एंड हाउ इट हेल्प यू इन एक्चुअल एग्जामिनेशन। सो जब तक मेरी फर्स्ट प्रिपरेशन चल रही थी, कॉम्प्रिहेंसिव में नोट्स बनाई थी, तब तक मैंने कुछ भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, सिर्फ मेरे नोट्स थे। फिर मैंने JG का ही MP के लिए लिया था, मीन्स टेस्ट प्रेप, क्योंकि मुझे लग रहा था मीन्स क्लियर, मतलब प्रीलिम्स हो जाएगा मेरा। सो आई स्टार्टेड तभी आंसर राइटिंग। तो जब मैंने फर्स्ट टेस्ट JG में दिया तो मुझे उसका रिव्यू ये मिला कि आपने आंसर्स बहुत अच्छे से लिखे, वेल स्ट्रक्चर्ड है। तो उस रिव्यू से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मेरा स्ट्रक्चरिंग ठीक है। बिकॉज इन द लॉ स्कूल ऑल्सो आई यूज टू गेट गुड रिव्यूज़ कि आपने आंसर स्ट्रक्चर सही किया है। एंड आंसर स्ट्रक्चर के लिए मैं आप लोग को बता दूं मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी। जैसे कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आई यूज टू राइट फर्स्ट द सेक्शन नंबर, सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स, देन इलस्ट्रेशन एंड देन केस लॉ, एंड लास्ट में कंक्लूजन। दिस वाज द स्ट्रैटेजी। एंड फॉर एनालिटिकल या सिचुएशनल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं फैक्चुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस सिचुएशन को बताना है कि वो कौन से सेक्शन से रिलेट करता है, देन उस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स, इलस्ट्रेशन, केसेस, एंड देन लास्ट में उस फैक्चुअल सिचुएशन को फिर से रिलेट करके कंक्लूजन देना है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। तो जब मैंने पहला ही आंसर यहाँ पे भेजा तो उस रिव्यू से मुझे लगा कि हाँ, मेरे स्ट्रक्चरिंग ठीक है, तो उस पर मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मुझे कंटेंट याद करने पे ज़्यादा फोकस करना है। तो फिर मैंने अपने नोट्स से ही प्रिपरेशन की, आंसर राइटिंग टेस्ट दिए काफ़ी, तो उस से, और मैं अपने दिन को सारी चीज़ों में इक्वली डिवाइड करती थी।
आंसर राइटिंग करना है, ऐसे करना है, सब कुछ इक्वली डिवाइड करेंगे तभी जाके होगा. आप अगर एक चीज़ पे फोकस कर लेंगे कि नहीं मुझे सिर्फ आंसर, मेंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट आंसर राइटिंग. आई थिंक इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स. मतलब आपका ऐसे एंड ये भी सही होना चाहिए, जजमेंट राइटिंग भी होना चाहिए. तो जब आपका मेंस का डेट आ जाए उसके बाद आप तीनों चीज़ को इक्वली अपने डे में डिवाइड करें. सो प्रियंका, आई थिंक राजस्थान और एमपी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल होता है दैट इज़ इन लैंग्वेज पेपर. तो यहाँ पे ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंस है, खासकर आरजेएस की अगर हम बात करें, और ट्रांसलेशन बहुत डिफिकल्ट पड़ता है. तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी एंड उसको कैसे किया? सो फॉर लैंग्वेज मैंने जब पास्ट ईयर पेपर्स देखे राजस्थान के, तो हिंदी में मोस्टली जो ग्रामर होती है वो बिल्कुल बेसिक 10th एंड 12th ग्रामर आती है उसमें. तो मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे हिंदी ग्रामर में ज़्यादा फोकस करना है. इंग्लिश आई हैड माई नोट्स क्लैट के टाइम के भी, तो वो मैंने रखे थे सेव. तो उससे मैंने इंग्लिश जो ग्रामर है वो किया. एंड हिंदी ग्रामर के लिए आई रिफर्ड द यूट्यूब वीडियोज़ विच वर अवेलेबल ऑनलाइन. उनसे मैंने हर एक टॉपिक मैंने नोट किया कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं. हर टॉपिक का मैंने एक बुक बना ली कि इसमें मेरे सारे टॉपिक्स होने चाहिए, सो दैट मैं जब भी रिवाइज करने जाऊँ मेरे पास एक बुक हो जिसमें सब कुछ हो. तो मैंने उसके सारे नोट्स बनाए 15 डेज तक. तो ग्रामर उस तरीके से कवर की कि मैंने टॉपिक वाइज गई, मैं किसी एक बुक को मैंने रेफर नहीं किया है. मैंने मल्टीपल सोर्सेज से की है प्रिपरेशन हिंदी ग्रामर की. एंड ट्रांसलेशन पार्ट, तो ट्रांसलेशन के लिए मैंने एक नोटबुक बनाई जिसमें मैंने अपनी ग्रॉसरी बनाई, लीगल ग्रॉसरी. बेरट लीजिए हर सब्जेक्ट का और उस पर एक ग्रॉसरी तैयार कीजिए हर लीगल वर्ड का, हिंदी इंग्लिश, सो दैट आप उसको कभी भी रात को सोने के पहले एक बार रिवाइज कर लें तो आपका हिंदी के वर्ड्स प्रिपेयर हो जाएंगे. एंड उसके बाद मैंने जब सेंटेंस में फॉर्म करने गई, मतलब मुझे लग रहा था कि ग्रॉसरी से हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है. जब आप सेंटेंस फॉर्म करते हैं तब आपको समझ नहीं आता हिंदी में कि कैसे ट्रांसलेट होगा. तो उसके लिए मैंने बेरेक लिया, डिक्लॉट, और उसके एक एक सेंटेंस जो मान लीजिए कोई एक सेक्शन लिया, उसका एक सेंटेंस लीजिए, उसको हिंदी में करिए अपने आप, एंड देन उसके डिक्लॉट से चेक कीजिए. तो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर ट्रांसलेशन, क्योंकि और कोई ऐसा टूल नहीं है हमारे पास जिससे हम प्रिपेयर कर सके. तो प्रियंका, यहाँ पर जैसे लैंग्वेज के लिए आपने बताया, तो हमें यूजुअली लैंग्वेज की प्रैक्टिस तब करनी चाहिए जब एग्जाम को 2 या 3 महीना है, या फिर वो कंटिन्यूस या कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए? आई वुड से डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. आप पहले खुद का स्टेटस देखिए कि आपकी किस लैंग्वेज में ज़्यादा कमांड है, किस में नहीं है. तो मुझे पता था कि हिंदी में मैं वीक जा रही हूँ, तो मैंने उसको ही फोकस किया और इंग्लिश को उतना नहीं किया. बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों में वीक है तो स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करें. ट्रांसलेशन के लिए तो आई वुड से इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो आप स्टार्टिंग से 2-3 मंथ्स बिफोर द डेडलाइन और बिफोर योर एग्जाम नोटिफिकेशन आप वो स्टार्ट कर दें. अपनी डेली रूटीन में उसको इंक्लूड करें. इट हार्डली टेक्स हाफ एन आवर और 1 आवर फॉर डूइंग द ट्रांसलेशन प्रैक्टिस. तो आई थिंक वो इंक्लूड करना चाहिए फॉर 2 to 3 months. एडिंग टू दिस क्वेश्चन, बहुत सारे हमारे जो बच्चे भी मेंस के लिए गए थे, उन लोगों को टाइम मैनेज करने में बहुत दिक्कत हुई. और आंसर, क्योंकि आपको लिखना है एक साथ बहुत सारे, तो उस में रिकॉल करना अपने आंसर्स को और सही स्ट्रक्चरिंग के साथ लिखना, तो ये बहुत बड़ा एक उनके लिए टास्क था इस चीज़ को करना. एंड इसी कारण से बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम भी छूटा, वो कुछ क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाए. सो इसके लिए व्हाट यू डिड? सो आरजेएस में आपको पता हो तो आंसर शीट एक कंसाइज आती है जिसमें आपका क्वेश्चन दिया होता है एंड यू हैव लाइंस गिवन जिसमें ही आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है. तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, आप उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते. तो इसके लिए मैंने ये किया, क्योंकि लॉ बहुत सारे हैं और हमें बहुत सारे सेक्शंस एंड केसेस रिवाइज करने, तो मैंने एक सिनॉप्सिस की नोटबुक बनाई थी. दिस वाज माय स्ट्रैटेजी पर्सनल. सो उस नोटबुक में मैंने जितने पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे उसका मैंने एक शॉर्ट सिनॉप्सिस बनाया कि उस अगर ये क्वेश्चन आया, मान लीजिए आया कि एक्सप्लेन 120A and B ऑफ IPC, तो क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस पे हम क्या क्या लिखेंगे, द इंग्रेडिएंट्स, द केस लॉस, उसका मैंने एक शॉर्ट सिनॉप्सिस बनाया. और ऐसे मैंने हर सब्जेक्ट का किया है. तो उसको मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया था अपने नोटिफिकेशन के पहले, सो दैट जैसे ही आएगा मैं सिर्फ रिवाइज करूँगी एंड नथिंग एल्स. तो मैंने सिर्फ उसको बनाने के बाद सिर्फ रिविजन पे उसके ध्यान दिया, तो उससे मुझे काफ़ी चीज़ें रिकॉल रही. और टाइम मैनेजमेंट के लिए यही है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी टाइमर लगा के, कि आप एक क्वेश्चन कितनी देर में कर रहे हैं, एंड यू शुड नो कि हाउ मच यू नीड टू इंक्लूड इन अ क्वेश्चन. सो यू डोंट हैव टू गिव एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. जितना आपने कंसाइज एक अपना सिनॉप्सिस बनाया उस पर स्टिक रहें, तो आई थिंक आपका पेपर जल्दी कंप्लीट होगा. एंड ऑल्सो व्हाइल आई वाज अटेम्प्टिंग माई मेंस पेपर, मैंने डिवाइड कर लिया था दिमाग में कि मैं 6 मार्कर को कितने देर में कंप्लीट करूँगी,
एंड 4 मार्कर को कितनी देर में कंप्लीट करूँगी। तो मैंने उस डेडलाइन पे मैं स्टिक रही, तो मेरा पेपर हो गया था लकीली। सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी। एंड ऐसा कई बार होता है खासकर एस्पिरेंट्स के साथ कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कुछ डेज पे यू फील वेरी लो, आपको मन नहीं करता है पढ़ने का, ऐसा लगता है कब से तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, क्या हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और आप फोकस नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके आसपास इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आपके फ्रेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं प्लेस हो चुके हैं, किसी का कहीं सिलेक्शन हुआ है, होती है इसके साथ भी हुई है, हर बच्चे के साथ हुई है। भाई पापा को बोलो। सी ये जो बात है कंसिस्टेंसी की, ये हर किसी के साथ होती है। मैंने खुद, मेरी छोटी सिस्टर है, मैंने देखा है इसको भी। बहुत सारे दिन थे जब वो बहुत लो थी, शी वॉज लाइक कि नहीं अब पता नहीं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सो सी मैं तो इस चीज़ के लिए यही कहूँगी कि अगर आपका कोई ड्रीम है आप बिल्कुल उस पर स्टिक करिए। ये चीज़ मैंने इसमें देखी है कि शी वॉज सो डेस्परेट कि नहीं मुझे जज ही बनना है, एंड उसने कितनी ना जाने कितनी सारी चीज़ें मिस करी हैं। फैमिली फंक्शंस हो गई, पार्टीज़ हो गई, ट्रिप्स हो गई। मतलब आसान नहीं है ये करना जो इसने अचीव किया है। ये मैं उसकी जर्नी शुरू से देख रही हूँ। 3 साल, मतलब आप मानोगे नहीं आप लोग कि 3 साल शी वॉज इन अ सिंगल रूम, सिर्फ स्टडी करती थी। और ये बात भी है कि उसके ऊपर पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। सी मैं मैरिड हूँ, मेरा छोटा बच्चा है, आई कांट सपोर्ट मच। तो हालांकि हम एक शहर में रहते हैं बट फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मैरिज के बाद। तो मेरा उतना सपोर्ट फैमिली को लेके मैं नहीं दे पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई किड। ही इज़ ओनली 6 years old नाउ। तो मुझे उसको भी टाइम देना होता है। और मैं भी डेंटिस्ट हूँ, मेरे हस्बैंड डेंटिस्ट हैं, वी बोथ आर वर्किंग, सिंगल चाइल्ड है हमारा। तो होता है कि नहीं हो पाता है मैनेज, लेकिन उसने उसके बावजूद अपना बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, शेड्यूल बहुत अच्छे से उसने प्लान किया, हर चीज़ को उसने फॉलो किया, तब आज जाके वो इस पोजीशन पे है। कल वो वहाँ थी, आज वो यहाँ है। तो बहुत डिफरेंस है उस चीज़ में। और ये है कि हाँ स्टिक करना पड़ता है, आपको अपना रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। थैंक यू। और मैम्स क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से कि ये तो हर एस्पिरेंट के साथ होगा। आप कोई ऐसा एस्पिरेंट नहीं ढूंढ सकते जिसके जो ये कहे कि नहीं मैं होली कंसिस्टेंट था, कोई ऐसा मोमेंट ही नहीं आया लो मोमेंट। सो वो हर किसी की लाइफ में होगा। बट ये है कि अपने लिए एक डेडलाइन चूज़ कर लीजिए कि दिस इज़ माई डेडलाइन, क्योंकि लक फैक्टर बहुत वर्क करता है। योर हार्ड वर्क इज़ देयर बट देयर इज़ ऑल्सो अ लक फैक्टर, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो मैंने खुद के लिए भी यही सोचा था कि जो मेरे 2 अटेम्प्ट है मैं उतने दूंगी एंड देन आई विल स्विच टू समथिंग एल्स। बीच में ऐसा कई बार हुआ कि मैंने सोचा कि मैं स्विच करूं, बट फिर वो एक चीज़ थी जो मुझे स्टिक करना था, और वो था कि मुझे आज एक बार तो अटेम्प्ट अच्छे से देना है। तो एक चीज़ का गोल बनाइए, उसको रखिए अपने पास, और एक डेडलाइन भी रखिए। तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर अगर आपके सामने आपके विजन बोर्ड में एक गोल लिखा होगा तो यू विल स्टिक टू इट। सो दैट्स। तो यहाँ पे प्रियंका, जनरली जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर यू हैव बीन एन एस्पिरेंट, तो सबका क्वेश्चन ये होता है कि हमें सिंगल माइंडेडली तैयारी करनी चाहिए या फिर वी शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप, एंड वो बैकअप अगर है भी तो उसको यूटिलाइज कब करना चाहिए? सो एज आई सेड, बैकअप प्लान करना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यू शुड हैव समथिंग इन योर बैक ऑफ माइंड कि हाँ अगर ये नहीं हुआ तो क्या, मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए। बट यू शुड ऑल्सो हैव वन थिंग कि हाँ पहले मैं 2 अटेम्प्ट या 1 अटेम्प्ट अच्छे से प्रिपेयर करके दूंगा, एंड देन इफ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी, देन उसके बाद मैं स्विच करूँगा। तो आई थिंक देयर शुड बी अ बैकअप प्लान, बिकॉज हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे फ्रेंड्स है, सराउंडिंग्स है, जो हमें अफेक्ट करती हैं। तो आई बिलीव यू शुड हैव समथिंग इन योर माइंड, बट कीप अ डेडलाइन। सो ठीक है। सो उसमें भी व्हाट वर द थिंग्स जिस पे यू थॉट कि ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, एंड हाउ यू वर्कड ऑन देम? तो इफ़ यू कैन डिफरेंशिएट क्या क्या चीज़ें थी जिस पे बहुत एक्स्ट्रा मेहनत लगी? तो जैसा मैंने कहा, मेरे नोट मेकिंग अच्छी थी, तो मुझे पता था कि लॉ अगर आएगा तो मैं कर लूँगी। बट मुझे प्रीलिम्स में जहाँ मैं 2-3 बार मुझे फेलियर देखना पड़ा, तो मुझे ये लगा कि प्रीलिम्स इज़ द स्टेज, अगर मैं ये क्लियर कर लूँगी आई विल गो थ्रू मेंस, बिकॉज मुझे लगा था मेरी आंसर राइटिंग इज़ ओके एंड आई कैन डू दैट। तो मेनली प्रीलिम्स के लिए फिर मैंने ज़्यादा अपना फोकस प्रीलिम्स पे किया एंड मल्टीपल मॉक्स दिए, एंड जितने मेरे मॉक्स में गलत आंसर्स होते थे मैंने उसकी सेपरेट एक मिस्टेक बुक बनाई थी, एंड उस पर मैंने लिखना स्टार्ट किया कि व्हाट आर माई वीकनेसेस। तो उनको लिख लिया एंड देन उसको रिवाइज़ किया।
तो उस तरीके से मुझे लगता है कि मैं प्रीलिम्स उसी वजह से फिर पार कर पाई। अच्छा, तो ये तो प्रीलिम्स और मेंस का जर्नी हुआ। सो इंटरव्यू में क्योंकि 600 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिए है, तो वो दिन कैसा था और अंदर जाने का वो नर्वसनेस जो था वो कैसे सिंक इन किया, और वहाँ पर क्या क्वेश्चंस पूछे पैनल ने? So when my mains result came, so I was totally numb कि यार मतलब इंटरव्यू स्टेज आ गया है, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यकीन नहीं हो रहा था, एंड देन ऑफ कोर्स नर्वसनेस हिट्स यू कि अब इंटरव्यू देना है। देन मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले मॉक इंटरव्यूज़ देखना कि हाउ पीपल यूज टू सिट, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने एक नोटबुक बना के उसमें नोट करना स्टार्ट किया कि दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे और मुझे उनका एकदम शॉर्ट में एंड क्रिस्प आंसर देना है। तो उस तरीके से, एंड फिर मैंने मॉक इंटरव्यूज़ स्केड्यूल करे और 2-3 मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं। एंड अब जब फाइनल स्टेज में मैं वहाँ गई तो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो जजेस हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस, दे ट्राई टू जज योर कॉन्फिडेंस एंड योर पर्सनैलिटी। तो उन्हें भी पता है कि यू नो द लॉ, बट दे ट्राई टू इंटिमिडेट यू सो दैट दे चेक कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है अपने लॉ को लेके। सो मुझसे मोस्टली लॉ के ही क्वेश्चंस पूछे गए। 2 सिचुएशनल बेस थे जिसमें द सर ट्राइड टू से कि आर यू श्योर यू आर गिविंग द राइट आंसर, बट देन आई टोल्ड देम कि या एज पर माई नॉलेज सर दिस इज़ द आंसर। सो आई बिलीव कि आपका अगर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क करेंगे, तो यू विल गो थ्रू द इंटरव्यू एंड मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि what are the variety of questions they will be going to ask. So अच्छा प्रियंका, इस थ्रू आउट इस जर्नी में गाइडेंस एंड मेंटोरशिप कितना इंपॉर्टेंस रखा था एंड हाउ इट हेल्प यू? आई बिलीव गाइडेंस एंड मेंटोरशिप तो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू नीड समवन हु कैन टेल यू कि व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर एंड व्हाट यू नीड टू कट ऑफ। सो मेरे जर्नी में जुडिशरी गोल्ड में मेंटोरशिप प्रोग्राम है, एंड आई एम ग्रेटफुल टू दैट, क्योंकि जो मैम है यहाँ पे मेंटोर करती हैं, जो शी यूज टू टेल द एंटायर स्टडी स्केड्यूल, एंड वो ये भी बता दी हैं कि कब आपको क्या टारगेट करना है, किस तरीके से सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, एंड यू ऑलवेज नीड अ मेंटोर जिससे आप सारी चीज़ें डिस्कस कर सको, व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग थ्रू। So for me, it was the Judiciary Gold mentor ma'am. So I'm grateful to her too. And you all should ask your questions to the mentor. जो भी आपको personal दिक्कतें आ रही है, so they will help you out. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड, क्या बुक्स और रेफरेंसेस वुड यू लाइक टू सजेस्ट देम लैंग्वेज के लिए, लॉ एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली, अगर आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और कौन से रेफरेंसेस दे मस्ट हैव, तो अगर वो बता सकते हो तो स्टूडेंट्स। आई वुड से जो क्लासेस जुडिशरी गोल्ड में भी होती हैं, तो सारे टीचर्स जब आपको क्लास में जो नोट्स दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसी को प्रिपेयर करें, क्योंकि उस नोट्स से आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी। सेकेंडली, द अदर बुक्स यू नीड टू रिफ़र, आई बिलीव फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल्स की जो MCQ की बुक है उसको आप थ्योरली स्टार्ट कर दें, एंड जैसे जैसे क्लासेस होते जाए आपको MCQs लगाने चाहिए। सेकेंडली, फॉर मेंस द सुरभि वाधवा बुक you all must have known, वो बुक मेंस के लिए, क्योंकि वो आंसर पैटर्न बहुत अच्छे से बता देती है कि किस तरीके से आंसर आपके होने चाहिए और क्या, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू इंक्लूड। एंड फॉर इंग्लिश आई यूज्ड ओसवाल ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बुक, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यू कैन अटेम्प्ट दैट। सो दीज आर द बुक्स। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू ओपन हाउस सेशन, किसी को कोई भी क्वेश्चन है या डायरेक्टली वांट टू इंटरैक्ट विद प्रियंका, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। First of all, a very big congratulations to you and your family. My question is, if given a chance to prepare again, what would you do differently? Because as a student or as an aspirant, whenever you attempt the exam and whenever you get out of the exam hall, there's always this one thing that if I would have written this point or maybe 2 more points, I would have scored 1 or 2 extra marks. So what is something which you would want to do differently if you got a chance to prepare again? So thank you so much for your question. I believe आप एज अ स्टूडेंट आप कितनी भी प्रिपरेशन कर ले, यू ऑलवेज फील कि मुझसे ये और अच्छा हो सकता था, तो देयर इज़ नो एंड टू दिस थॉट। सो आई बिलीव अगर आपने अपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं
तो आपको उसी को रिवाइज ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज दिस एग्ज़ाम ओनली नीड्स टू नो कि आपने कितना ज़्यादा मेमोरी आपकी है, आप हाउ मच यू कैन रिमेंबर. सो आई बिलीव जितने मेरे नोट्स हैं, आई वुड नॉट लाइक टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, बट आई विल ट्राई एंड रिवाइज ऑल दोज नोट्स अगेन, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका रिविजन होगा उतना ज़्यादा आप उस चीज़ में थॉरो होंगे. And whenever you try to attempt any state, first of all go through the past year papers so that you can understand what kind of questions are coming in that state, क्योंकि हर स्टेट का पैटर्न अलग होता है एंड आंसर राइटिंग स्कीम भी अलग होती है. तो अगर आप कोई दूसरा स्टेट टारगेट कर रहे हैं तो उसे अच्छे से गो थ्रू करें. Any other question? कंग्रेचुलेशंस मैम. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी एसे को लेके क्या अप्रोच रही है, और सेकेंडली कि जैसे कभी कभी ऐसा टॉपिक होता है कि जो आपने नहीं पढ़ा है पर वो आ जाता है, जैसे इस बार भी ये हुआ, तो मतलब हाउ डू यू अप्रोच इट उस टाइम पे? थैंक यू सो मच फॉर क्वेश्चन. आई बिलीव ऐसे के लिए देर इज़ लिमिटलेस क्वेश्चंस, बट आपको सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर्स देखने चाहिए कि किस तरीके के टॉपिक्स आते हैं. तो व्हेन आई एनालाइज्ड आरजेएस का मेंस पेपर, देयर वाज 3 काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड. पहले तो करेंट टॉपिक्स होते हैं, राजस्थान से रिलेटेड टॉपिक्स एंड द जुडिशरी टॉपिक्स. So what I did was I prepared a synopsis book in which I wrote all the topics comprehensively, in brief, I would say, so that आप last moment में सारे topics revise कर लें, because you get 1 or 2 hour in between your first and second paper. तो उस पेपर में आप जितना शॉर्ट अगर लिख के रखेंगे तो आप रिवाइज उतने जल्दी कर सकते हैं. तो आई डिड दैट कि सिनॉप्सिस बनाएं और उसको रिवाइज करें. देयर आर एंडलेस टॉपिक आई नो, बट व्हाट ऑल करेंट टॉपिक्स यू थिंक कि ये आ सकते हैं, एंड द मेंटर्स ऑल्सो टेल कि दीज आर द सर्टेन टॉपिक्स यू नीड टू प्रिपेयर. मेक अ शॉर्ट नोट ऑन दैट एंड रिवाइज इट. एंड फॉर ब्रॉड टॉपिक्स आई बिलीव आरजेएस में जुडिशरी एंड राजस्थान से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स आते थे. तो फॉर राजस्थान टॉपिक्स आई प्रिपेयर्ड अ कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स लाइक कल्चर, हिस्ट्री, एंड इन पे ही लिख के मैंने रिवाइज कर लिए थे, सो दैट अगर इससे रिलेटेड भी कुछ आता है तो आई कैन राइट दैट डाउन. सो दैट्स. Any other question? Any questions? And what is that you want to discuss? So I would only like to say कि once I was there, sitting there, and अब मैं यहाँ हूँ, तो आपके साथ भी यही हो सकता है और होगा ही. एंड अगर आप dedicated हैं, committed हैं to your goal, then this will definitely going to happen. I would like to say one thing: you all need to start manifesting the thing you want, and you will be able to achieve it. Make a visual board, keep it in front of your eye, and make a deadline and start working towards it. Luck factor होता है, लेकिन main है आपका hard work. You cannot depend on your luck कि आपको नहीं पता क्या होगा, but all you can do is to study and to prepare. So आपको यही करना है, and hard work always pays off. So I believe you all will also going to achieve this. So all the best to you all. Yeah. So last thing मैं मैम और सर से पूछना चाहूँगी, anything that you want to say for प्रियंका? आप कुछ बोलना चाहते हैं प्रियंका के लिए? मैं ये बोलना चाहूँगी, ठीक है, कि मेरी बेटी ने बहुत मेहनत करी है और उसने जो एक सपना देखी थी वो सपना उसने पूरा करी. इसके लिए उसने बहुत मेहनत करी है. मैंने उसको रात दिन देखा है कि एक कमरे में उसने 3 साल रह के एक इतनी मेहनत करी है कि मैं कुछ बता नहीं सकती. और उसमें भी उसने मम्मी पापा का भी ध्यान रखा. तो मेरे को बहुत प्राउड है इस बात का कि आज इस बच्ची का सपना पूरा हुआ. तो मैं आशा करती हूँ आप लोग भी इसी तरफ कोई एक एम रखिए. बीच में ये थोड़ी सी ये हुई थी जब इसका छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था, तो मेरे को पूछी मम्मी मैं क्या करूँ. तो मैं बोली बिल्कुल नहीं, तुम पीछे नहीं हटना और तुम कोई दूसरी जॉब भी नहीं देखना. जो तुम्हारा एम है बेटा वो पूरा होएगा, तुम बिल्कुल उसी में अड़े रहना. फिर इसने इतने अच्छे से इसने प्रिपेयर किया था कि मैं इसकी अब हर समय मैं हम लोग पढ़ाई करते थे, इनके पापा से भी मैं बोलती थी कि इसने बहुत अच्छे. बीच में इसके पापा भी बोले कैसे क्या करें इसको. तो मैं बोली पापा भी बहुत चाहते थे इनके कि ये लड़की जिस चीज़ में अपना ये सपना देख रही है वो पूरा करे. इसको भी बोले कि तुम कोई दूसरी जॉब मत देखना, इसी में अपना करते रहो मेहनत. तो मैं भी इनको बताई कि इसने बहुत अच्छे ढंग से इसने प्रिपेयर करती थी कि ऐसा लगता था कि इसका हो ही सकता है.
तो मुझे बहुत इसका लिए मैं हमेशा इसकी बड़ाई करती थी कि तुमने बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रिपेयर करी हो। चार्ट बहुत अच्छा बनाती थी बेटा ये, और उस हिसाब से मान लो कभी उसका अगले दिन जैसे महीना एंड होता था 30 तारीख को, अगले दिन का चार्ट बना लेती थी कि मुझे क्या क्या 21 हफ्ते में क्या क्या पढ़ना है। मैंने इसको खुद इस चीज़ का देखा है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे को भी पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने भी इकोनॉमिक्स एमए किया, तो मेरे को इतना अच्छा लगता है पढ़ते हुए बच्चों को देख के। तो मैंने इसको बोली बेटा पीछे मत हटना, तुम अपना सपना बिल्कुल पूरा करना, होगा एक ना एक दिन, ऐसा नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी इस बात की कि आज मेरी बच्ची का सपना पूरा हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। थैंक यू। ना बोलो ना, अरे बोलो, दो शब्द बोलो। हेलो, मैं रविंद्र कुमार वाजपेयी प्रियंका का फादर हूँ और मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरे पास में जो भी केस आते थे उसको मैं इसके सामने डिस्कस करता था कि भी ये केस आया तो अब इस केस के क्या अपन हल निकालेंगे और उसको कैसे अपन वो करें, किस एक्ट के अंतर्गत लाएंगे और क्यों उसको अब ये क्यों नहीं लागू होगा, दूसरा एक्ट क्यों लागू होगा, इस पर हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। जितने भी मेरे पास में अभी तक जो भी केस है सब में मैं इसको स्टडी करता था, पूरी फाइल को पढ़वाता था कि ये फाइल को पढ़ो, इसमें देखो कि कहाँ अपन को क्या कमी है और अपन क्या डिफेंस लेकर चलेंगे और कैसे इस केस को अपन रिव्यू करें। इसलिए मैं इसको हमेशा डिस्कस करता था। इसके सामने मॉक टेस्ट भी कई बार करवाया, इसको हर रोज आकर तो ये देखता था कि इसकी तैयारी कितनी है और कहाँ तक ये प्रोग्रेस कर रही है। हम लोग पहले बालाघाट में रहते थे, तो वहाँ पर जब हमने इसको लॉ के लिए क्लेट के लिए प्रिपरेशन के लिए भेजा था, तो जो सर उनको पढ़ा रहे थे वो उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं पा रहे थे कि समझा नहीं सक रहे थे सही ढंग से। तो मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि नहीं, इसको भोपाल भेजा जाए और हर सर की कोचिंग ज्वाइन कराया जाए, तभी ये निकाल पाए। तो हमने तुरंत विद इन 15 डेज हम लोगों ने डिसीजन लेके यहाँ आए और इसको भर्ती किया। तो यहाँ पर हर सर का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छी इसको पढ़ाई दी, गाइडेंस दिया, इसलिए ही आज ये सब हो गया। थैंक यू। So I think Priyanka has not only made her parents proud, but the entire JG team is proud of you. And thank you so much for giving your valuable time. Thank you so much. Thank you so much for having me here.